जब रवि और कंचन किसी शादी में शामिल होते तो उन्हें भी बड़ी इच्छा होती कि वे भी कन्यादान करें, क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से उनका परिवार इस सुख से वंचित था। भगवान ने उनकी यह मुराद जल्द ही पूरी कर दी। कई पीढ़ियों के बाद माहेश्वरी खानदान में रवि और कंचन की सबसे छोटी संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ था। वे दोनों फूले नहीं समा रहे थे। आज दो बेटों के जन्म के लगभग 7-8 सालों बाद फिर से उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थीं, और वह भी बिटिया का। बिटिया का नाम उन्होंने तान्या रखा। तान्या यानी जो परिवार को जोड़ कर रखे। अव्वल तो कई पीढ़ियों के बाद घर में बेटी का आगमन हुआ था। दूसरे, तान्या की बोली एवं व्यवहार में इतना मिठास एवं अपनापन घुला हुआ था कि वह घर के सभी सदस्यों को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। सभी ऐसे हाथों हाथ उठाते रहते। यदि घर में कभी उसके दोनों बड़े भाई झूठ मूठ की सही जरा सी भी उसे आंख भी दिखा दे या सताए भी तो पूछो मत। उसके दादा दादी और खासकर उसके प्यारे पापा रण क्षेत्र में तान्या के साथ तुरंत खड़े हो जाते। दोनों भाई उसकी चोटी खींचकर उसे प्यार से चिढ़ाते कि जब से तू आई है हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं। जिस प्रकार से एक नवजात पक्षी अपने घोंसले में निडरता से चहकते रहता है, उसे यह बात का भय नहीं रहता कि कोई दुष्ट शिकारी पक्षी उसे अपना भोजन बना लेगा। वह अपने माता पिता के सुरक्षित संसार में एक डाली से दूसरी डाली पर निश्चिंत होकर उड़ता और फुदकता रहता है। तान्या भी इसी तरह से अपने नन्हे पंख फैलाए पूरे घर में ही नहीं, आस पड़ोस में भी तितली की तरह अपनी स्नेहिल मुस्कान बिखेरती उड़ती रहती थी। सबको सम्मान देना और हर एक जरूरतमंदों की मदद करना उसका स्वभाव था। समय के पंखों पर सवार तान्या धीरे धीरे किशोर अवस्था के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल निश्चल, सहज और सरल। किसी अनजान से भी वह इतने प्यार से मिलती कि कुछ ही क्षणों में वह उनके दिलों में उतर जाती। भोली भाली तान्या का किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। पूरे मोहल्ले में गुड गर्ल के नाम से मशहूर सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और अपनी बेटियों को भी उसकी तरह गुड गर्ल बनाना चाहते थे। हालांकि तान्या की मां कंचन जी काफी प्रगतिशील महिला थीं, लेकिन थी तो वे भी अन्य माँओं की तरह एक आम माँ ही, जिनका हृदय अपने बच्चों के लिए सदा धड़कता रहता था। उन्हें पता था कि लड़कियों के लिए घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया घर के सुरक्षित वातावरण की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बड़ी हो रही तान्या के लिए वह अक्सर चिंतित हो उठती कि उसे भी इस निर्मम समाज, जिसमें स्त्री को दोयम दर्जे की नागरिकता प्राप्त है, बेईमानी और भेदभाव के मूल्यों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन मौका निकालकर बड़ी होती तान्या को बड़े प्यार से समझाते हुए वे बोली, बेटा, यह समाज लड़की को सिर्फ गुड गर्ल के रूप में जरूर देखना चाहता है, लेकिन अक्सर मौका मिलने पर उन्हें गुड गर्ल में सिर्फ केवल एक लड़की ही दिखाई देती है, जो अनुचित को अनुचित जानते हुए भी उसका विरोध न करे और खुश रहने का मुखौटा ओढ़े रहे। यह समाज हम स्त्रियों से ऐसी ही अपेक्षा रखता है। तान्या बोली, ओह, इतने सारे अनरियलिस्टिक फीचर्स। तब कंचन जी फिर समझाती हैं, हाँ, पर एक बात और है, आज का समय पहले की तरह घर में बंद रहने का भी नहीं है। तुम्हें भी घर के बाहर अनेक जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अपने आँख कान सदैव खुले रखना। तान्या आश्चर्य से बोली, मगर क्यों? बेटा, यह समाज लड़कियों को देवी की तरह जरूर पूजता है, पर मौका पाने पर वह जागती देवियों की भावनाओं और इच्छाओं अथवा अनिच्छाओं को कुचलने से तनिक भी गुरेज नहीं करता। समाज के इस निर्मम चेहरे से अनजान तान्या ने कंचन जी से पूछा, माँ, लेकिन ऐसा क्यों? मैं भी तो भैया जैसी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, फिर मैं अलग कैसे हुई? बेटा, पुरुष के विपरीत स्त्री को एक ही जीवन चक्र में कई जीवन जीना पड़ता है। पहले माँ बाप के नीर रूपी घर में पूर्णतया लाड प्यार और सुरक्षित जीवन, फिर दूसरा घर के बाहर भेजती हुई हजार नजरों समाज के पावरफुल स्कैनर से गुजरना पड़ता है। रोज 2-4 होना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देने को विवश होना पड़ता है। बेटा, एक बात और, विवाह के बाद अक्सर यह स्कैनर एक नया स्वरूप धारण कर लेता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग ही होती है। लेकिन माँ, हम लड़कियाँ ही एक साथ इतने जीवन क्यों जिए? बेटा, निश्चित तौर पर यह गलत है और हमें इसका पुरजोर विरोध भी करना चाहिए, लेकिन स्त्री के प्रति यह समाज कभी भी सहज या सामान्य नहीं रहा है। या तो हमें रहस्य अथवा अविश्वास से देखा जाता है या श्रद्धा से, लेकिन प्रेम से कभी नहीं। सभी को अपने लिए एक शीलवती, सचित्र और समर्पित पत्नी चाहिए, जो हर कीमत पर पतिपरायण बनी रहे। लेकिन दूसरे की पत्नी में अधिकांश लोगों को एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु ही दिखाई पड़ती है। लेकिन माँ, यह तो ठीक बात नहीं,
ऐसा क्यों? बेटा, हम स्त्रियों के मामले में पुरुष हमेशा से इस गुमान में जीता आया है कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ जरा सा भी हंस बोल ले तो कुछ न होते हुए भी वह इसे उसके प्रेम और शारीरिक समर्पण की सहमति मान लेता है। तो क्या मैं किसी के साथ हंस बोल भी नहीं सकती माँ? तानिया पूछी। नहीं बेटा, मेरे कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ आगाह करना चाहती हूँ कि समाज के ठेकेदारों ने हमारे चारों ओर नियम कानूनों का एक अजीब सा जाल फैला रखा है जिसमें काजल का गहरा लेप लगा हुआ है। लेकिन हमें भी अपने आप को कभी कमजोर या कमतर नहीं आंकना चाहिए, जबकि उन्हें यह एहसास करा देना चाहिए कि हम न केवल इस जाल को काट फेंकने का सामर्थ्य रखते हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द फैलाए गए इसी काजल को अपने व्यक्तित्व की खूबसूरती का माध्यम बना उसे आंखों में सजा लेना जानते हैं, ताकि हम सिर उठाकर खुले आकाश में उड़ सके और अपनी खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा होते देख सके। तानिया बोली। माँ, यह हुई ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली बात? अपनी फूल सी बिटिया को सीने से लगाती हुई कंचन जी बोली। बेटा, मैं तुम्हें कतई डरा नहीं रही थी, बस समाज की सोच से तुम्हें परिचित करा रही थी ताकि तुम परिस्थितियों का मुकाबला कर सको। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हारे मम्मी पापा सदैव तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते देखते एक दिन छोटी सी तानिया विवाह योग्य हो गई। संयोग से रवि और कंचन जी को उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक पारिवारिक शादी समारोह में दिनकर का परिवार भी आया हुआ था। तानिया की निश्चल हंसी और मासूम व्यवहार पर मोहित होकर दिनकर उसे वहीं अपना दिल दे बैठा। शादी की रस्मों के दौरान जब कभी तानिया और दिनकर की नज़रें आपस में एक दूसरे से मिलती तो तानिया दिनकर को अपनी ओर एकटक देखता हुआ पाती। उसकी आंखों में उसके लिए एक अबोले पर पवित्र प्रस्ताव की झलक दिखाई पड़ रही थी। उसने भी मन ही मन दिनकर को अपने दिल में जगह दे दिया। दिनकर की माँ को छोड़कर और किसी को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल दिनकर की माँ शांता जी अपने दूर के रिश्ते की एक लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी जो कनाडा में रह रही थी और पैसे से काफ़ी संपन्न परिवार की थी। दूसरे, उन्हें तानिया का सबके साथ इतना खुलकर बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के प्यार के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और कुछ ही समय के अंदर तानिया और दिनकर विवाह के बंधन से बंध गए। सरल एवं बाल सुलभ व्यवहार वाली तानिया ससुराल में भी सबके साथ खूब जी खोलकर बातें करती, हंसती और सबको हंसाती रहती। पति दिनकर बहुत अच्छा इंसान था। उसने तानिया को कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह मायके में नहीं अपने ससुराल में है। उसने तानिया को अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी थी। दिनकर की माँ शांता जी कभी तानिया को टोकती तो वह उन्हें बड़े प्यार से समझाता। माँ, तुम अपने बहू पर भरोसा रखो, वह इस घर का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देगी। वह एक परफेक्ट गुड गर्ल ही नहीं, एक परफेक्ट बहू भी है। लेकिन कुछ ही दिनों में तानिया को यह एहसास हो गया कि उसके ससुराल में दो लोगों का ही सिक्का चलता है, पहला उसकी सास और दूसरा उसके नंदोई राजीव का। दरअसल उसके नंदोई राजीव काफ़ी अमीर थे। जब तानिया के ससुर का बिजनेस खराब चल रहा था तो राजीव ने रुपये पैसे से उनकी काफ़ी मदद की थी, इसलिए राजीव का घर में दबदबा था और उसकी सास तो अपने दामाद को ज़रूरत से ज़्यादा सिर आंखों पर बैठाए रखती थी। राजीव का ससुराल में अक्सर आना होता रहता था। अपनी निश्चल प्रकृति के कारण तानिया राजीव के घर आने पर उसका यथोचित स्वागत सत्कार करती। जीजा सलहज का रिश्ता होने के कारण उनसे खूब बातचीत भी करती थी, लेकिन धीरे धीरे तानिया ने महसूस किया कि राजीव ज़रूरत से ज़्यादा उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। उसके सहज निश्चल व्यवहार को वह कुछ और ही समझ रहा है। पहले तो उसने संकेतों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी बदतमीजियां मर्यादा की देहरी पार करने लगी तो उसने एक दिन दिनकर को हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। दिनकर यह सुनकर आपे से बाहर हो गया। वह राजीव को उसी समय फ़ोन पर ही खरी खोटी सुनाने वाला था, लेकिन तान्या ने उसे उस समय रोक दिया। वह बोली, दिनकर, यह उचित समय नहीं है। अभी हमारे पास अपनी बातों को सही साबित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है। माँ जी इसे एक सिरे से नकार कर मुझे ही झूठा बना देंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? यही मेरे लिए बहुत है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। दिनकर गुस्से में मुट्ठियां भींचकर तकिए पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोला, मैं जीजा जी को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। कुछ ही दिनों बाद राजीव फिर उसके घर आया और उस रात वहीं रुक गया। संयोग से दिनकर को उसी दिन बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। राजीव के घर में मौजूद होने की वजह से उसे तान्या को छोड़कर
बाहर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बिजनेस की मजबूरियों की वजह से उसे जाना ही पड़ा। पर जाते जाते वह तान्या से बोला, तान्या, तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे तुरंत बताना। तान्या बोली, आप निश्चिंत रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। रात को डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तान्या भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर चली गई। दिनकर के बिना खाली बिस्तर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खासकर रात में उसे अलग रहना उसे बहुत खलता था। जब दिनकर सोते समय उसके बालों में उंगलियां फिराता तो उसकी दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो जाती। उसकी यादों में खोई खोई तान्या की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, पर जब खटखट की आवाज़ कई बार उसके कानों में पड़ी तो उसे थोड़ा डर लगने लगा कि इतनी रात को उसके कमरे का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। कहीं राजीव तो नहीं। फिर यह सोचकर कि हो सकता है कि माँ बाबूजी में से किसी की तबीयत खराब हो गई हो, उसने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा सामने राजीव खरा मुस्कुरा रहा है। अरे जीजा जी, आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ, क्या बात है? राजीव बोला, तान्या, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था। कुदरतन स्त्री सुलभ गुणों के कारण राजीव का हाव भाव तान्या के दिल को कुछ गलत होने की चेतावनी दे रहा था। उसकी बात उसे इस आधी रात के अंधेरे में एक अज्ञात भय का बोध करा रही थी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आ गई कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से कठिन परिस्थितियों का पुरजोर मुकाबला करते हुए हौसले को कम नहीं होने देना चाहिए। तान्या ने हिम्मत करके राजीव से पूछा, बताइए क्या बात है? राजीव बोला, तान्या, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आई लव यू। आप यह क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं जिया जी? अब ही अपने कमरे में जाइए। तान्या, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। इतना कहते हुए राजीव तान्या का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में अंदर ले जाने लगा कि तान्या ने एक जोरदार थप्पड़ राजीव के मुंह पर मारा और चिल्ला पड़ी, मिस्टर राजीव, आई एम अ गुड गर्ल बट नॉट अ म्यूट एंड डम्ब गर्ल। शर्म नहीं आती आपको, आपको ऐसी हरकत करते हुए? तान्या के इस चंडी रूप की कल्पना राजीव ने सपने में भी नहीं की थी। वह यह देखकर सहम उठा, पर स्थिति को संभालने की गरज से वह ठिठाई से बोला, बी कूल तान्या, मैं तो मजाक कर रहा था। जीजाजी, लड़कियां कोई मजाक की चीज़ नहीं होती। तान्या बोली कि आप टाइम पास करने के लिए अपने मन से बहला लिया। आपके लिए बेशक यह एक मजाक होगा, पर मेरे लिए यह इतनी छोटी बात नहीं है। मैं अभी माँ पापा को बुलाती हूँ। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर तान्या ने अपने सास ससुर को आवाज़ लगाई, माँ पापा इधर आइए। रात में उसकी पुकार पूरे घर में गूंज पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके सास ससुर फौरन वहाँ आ गए। गहरी रात के समय अपने कमरे के दरवाजे पर डरी सहमी अपनी बहू तान्या और वहीं पास में नज़र चुराते अपने दामाद राजीव को देखकर वे दोनों भौचक्के रह गए। कुछ अनहोनी घटने की बात तो उन दोनों को समझ में आ रही थी, लेकिन वास्तव में क्या हुआ यह अभी भी पहेली बनी हुई थी। तभी राजीव बेशर्मों से बोला, माँ, तान्या ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। नहीं माँ, यह झूठ है, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। तान्या बोली कि अचानक मेरे कमरे की कुंडी खटखटने की दरवाज़ा खोला तो जीजाजी सामने खड़े थे और मुझे बेडरूम में जबरन अंदर ले जा रहे थे। राजीव बोला, नहीं माँ, यह झूठी है, इसने ही मुझे बुलाया है। अभी वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि अक्सर खामोश रहने वाले तान्या के ससुर प्रवीण जी की आवाज़ गूंज उठी, राजीव, अब खामोश हो जाओ। तुमने यह क्या हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है? माना हम तुम्हारे एहसानों के नीचे दबे हैं, लेकिन तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ है। तुमने आज जैसी हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी बहू पर बुरी नज़र डाली और अब उल्टा उसी पर लांछन लगा रहे हो। इतना कहकर तान्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और इसे जेल भिजवाता हूँ। अपने पिता समान ससुर का स्नेहिल स्पर्श पाकर तान्या उनसे लिपटकर रो पड़ी, जैसे उसके अपने बाबूजी उसे फिर से मिल गए हों। फिर थोड़ा संयत होकर बोली, पापा, आपका आशीर्वाद और विश्वास मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए। जीजाजी को सुधरने का एक मौका हमें देना चाहिए और फिर दीदी और बच्चों के बारे में सोचिए। इनके जेल जाने पर उन्हें कितना बुरा लगेगा। दिनकर के पिता प्रवीण जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम तान्या कुछ सोच समझकर ही रखा होगा। ये तुम जैसी बेटियां ही हैं
जो अपना मान सम्मान कायम रखते हुए भी परिवार को सदा जोड़ के रखती हैं। जब तक तुम्हारी जैसी बहू बेटियां हमारे समाज में हैं, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। फिर अपनी पत्नी से बोलें, शांता देखिए, ऐसी होती हमारे देश की गुड गर्ल, जो ना अपना सम्मान खोए, ना घर की बात को देहरी से बाहर जाने दे। शांता जी के अंदर भी आज पहली बार तान्या के लिए कुछ गौरव महसूस हो रहा था। पति से मुखातिब होते हुए दामाद राजीव के विरुद्ध वे पहली बार बोली, आप ठीक कहते हैं, घर की इज्जत बहू बेटियों से होती है। पता नहीं एक स्त्री होने के बावजूद मेरी आंखें यह सब क्यों नहीं देख पाई। फिर तान्या से बोली, बेटा मुझे माफ़ कर देना। राजीव तुम अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा पाई पाई चुका दूंगा, पर अपने घर की इज्जत पर कभी हल्की सी आँच भी नहीं आने दूंगा। प्रवीण जी बोले, तान्या हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है, और सबसे बढ़कर यह हमारे घर का सम्मान है। सास ससुर का स्नेहिल आशीर्वाद पाकर आज तान्या को उसका ससुराल उसे सचमुच अपना घर लग रहा था, बिल्कुल अपना, जिसके द्वार पर एक सुहानी भोर मीठी दस्तक दे रही थी। दरअसल बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले दिनकर ने अपने जीजा जी के बारे में अपने माँ पिता को सारी बात सच सच बता दी थी, लेकिन जैसा कि तान्या को अनुमान था, बिना किसी सबूत के वे लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और आधी रात में जब तान्या ने अपने सास ससुर को आवाज़ दिया तो फिर उन्हें समझ आया कि हाँ, उनकी बहू सही है। अगले दिन दिनकर जब वापस आए तो उन्हें सारी सच्चाई मालूम हुई। राजीव का घर में आना जाना तो बंद हो ही गया, लेकिन राजीव ने जाते जाते अपने करनी पर सबसे माफ़ी मांगी और उसने कहा कि आज के बाद वह कभी भी तान्या के प्रति ऐसी निगाहें नहीं रखेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।